बच्चों आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, बल का विघटन। ठीक है, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी फोर्स को हम दो या दो से अधिक फोर्सेस में तोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से तोड़ते हैं, जो जिन फोर्सेस में हमने उसे तोड़ा है उनका जो कंबाइंड या नेट इफेक्ट होगा वो किसके बराबर होगा कि जिस बल को हमने तोड़ा था उसका जो इफेक्ट था बॉडी पर उसके बराबर होगा। ठीक है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी एक बल को दो या दो से अधिक ऐसे बलों में तोड़ना या विभाजित करना जिनका प्रभाव वही होगा जो अकेले बल का प्रभाव होगा। इस प्रक्रिया को बल का विघटन कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसे इस तरीके से सकते हैं, किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को बल का विघटन कहते हैं तथा ये तोड़े गए भाग बल के विघटित भाग कहलाते हैं। जनरली हम किसी भी बल को जो तोड़ते हैं वो दो दिशाओं में तोड़ते हैं। ठीक है, तो इस दो दिशाओं में तोड़ने की जो ये क्रिया है इसे हम क्या बोलते हैं, बल का विघटन। और ये तोड़े गए भाग क्या बोलते हैं, विघटित भाग, या इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ फोर्स इनटू टू डायरेक्शंस। ठीक है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, हमने माना कि कोई फोर्स है R। ठीक है, इसे हमने दो फोर्सेस में तोड़ा, किसमें, एक P में एक Q में, या कह सकते हो दो डायरेक्शंस में तोड़ा, एक ये डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, दो दिशाओं में तोड़ा। ठीक है, और जो तोड़े गए बल हैं, विघटित भाग हैं, एक है P, दूसरा है Q। ठीक है, एक P है एक Q है। ठीक, ये जो फोर्स थी किसे तोड़ा हमने, R को। ठीक है, अब माना R जो है वो P से बना रहा है अल्फा एंगल और Q से बना रहा है बीटा एंगल। ठीक है, अगर अब हम इसे गौर से देखें तो इसे हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, इसके पॉइंट हमने दे दिए, ये माना O, ये माना A, ये माना C, ये माना B। ठीक है, अच्छा अगर हम गौर से देखें, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा होगा, ये एंगल भी बीटा होगा। ये क्यों होगा बीटा एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक है, और ये लाइन इसे ये लाइन इस पर से गुजर रही है, अगर आप देखो तो ये सेम एंगल बनाएगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब बना Z के फॉर्म में बनता है, Z के फॉर्म में। ठीक है, अब ये एंगल बीटा, ये एंगल अल्फ़ा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, इसे समांतर चतुर्भुज बना दिए, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, जोड़ होता है, कितना होता है, 180। तो एक है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा, तो तीसरा वाला कितना हो जाएगा, 180 में से जब दोनों का जोड़ घटा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, अब अगर आप ट्राइंगल OAC में देखो साइन रूल से, ट्राइंगल OAC, तो इसमें साइन रूल अगर आप लगा देते हो तो क्या हो जाएगा, OA अपॉन साइन बीटा, OA अपॉन साइन, OA ये साइड है। ठीक है, उसके सामने वाला एंगल का साइन, तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, बीटा। OA अपॉन साइन बीटा बराबर AC अपॉन साइन अल्फ़ा। AC क्या है, AC ये साइड है, AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, AC अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर OC अपॉन तीसरी साइड, OA हो गई, AC हो गई, तीसरी साइड कौन सी बची, OC अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब OA किस बल को रिप्रेजेंट कर रही है, P को, तो P अपॉन साइन बीटा बराबर AC किसे रिप्रेजेंट कर रही है, भाई जब ये Q है और ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भी Q होगी। ठीक है, तो AC हो गई Q अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है, और OC किसे रिप्रेजेंट कर रही है, R को। ठीक है, OC R को रिप्रेजेंट कर रही है, तो R अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है,
तो अब इसे अगर हम ऐसे लिखें तो ये हो जाएगी P अपॉन साइन बीटा बराबर R अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ठीक है, P आ गया निकल के। अब इसी तरीके से हम Q निकालना चाहें तो Q हो जाएगा Q अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर R अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो Q आ जाएगा R साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो हम किसी भी दो दिशाओं में कंपोनेंट्स बल के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला इसका आ गया निकल के। अगर हम एक बल मालूम है, ठीक है, एंगल मालूम है, तो हम कंपोनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ऐसा न्यूमेरिकल आए कि हमें रिजल्टेंट फोर्स मालूम हो, एंगल्स मालूम हो, तो डायरेक्ट हम फार्मूला रख के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। ट्राइंगल ओएसी में हमने साइन रूल लगा दिया। ठीक है, साइन रूल लगाने पे कैसे आया, OA साइड अपॉन उसके सामने वाला एंगल साइन बीटा, AC अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर OC अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। P और Q हमें सारे दोनों निकल गए। तो ये P और Q जो होते हैं इन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं या संघटक कहते हैं। अब इसी तरीके से अगर कोई बल R था, ठीक, इसे हम दो दिशाओं में तोड़ते हैं, एक ये दिशा और एक ये दिशा। लेकिन इनकी कंडीशन क्या है, ये दोनों परस्पर लंबवत दिशाएं हों, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों दिशाएं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। ठीक है, तो ये यहाँ P मान ली फोर्स, यहाँ Q मान ली हमने फोर्स। P और Q में तोड़ा, दो डायरेक्शंस में तोड़ा, दोनों जो दिशाएं हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स। अगर इसे आप ऐसे ऐसे जोड़ लेते हो, ठीक है, इस तरीके से, और माना कि ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, ये पॉइंट O मान लिया, ये A मान लिया, ठीक है, R तो ये है साइड, ठीक है, ये हमने C मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया, ठीक है, और ये Q को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी Q को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब ट्राइंगल OAC में देखो, ट्राइंगल OAC में देखो, कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बराबर AC अपॉन OC, AC अपॉन OC, और साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा OA अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, AC अपॉन OC। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को देखो, तो कॉस अल्फ़ा बराबर OA किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, OA P बल को, तो P अपॉन OC किसे रिप्रेजेंट कर रही है, R को, तो P अपॉन R, तो P बराबर R कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे ही साइन अल्फ़ा बराबर था AC अपॉन OC, AC की किसे रिप्रेजेंट कर रही है, Q को, और OC कर रही है R को, तो Q बराबर आ गया R साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो मैंने क्या किया फिर से बताता हूँ एक बार, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, बल का वियोजन बोलते हैं इसे, किसी बल को दो परस्पर लंबवत दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को बल का वियोजन कहते हैं, तथा ये तोड़े गए बाद बल के वियोजित भाग कहलाते हैं। मतलब किसी भी बल को जब आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तोड़ते हो, दो लंबवत दिशाओं में तोड़ते हो, ठीक है, तो इसे बल का वियोजन कहते हैं, और ये तोड़े गए भाग जो हैं ये बल के वियोजित भाग कहलाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। ठीक है, हम यही करते हैं, सबसे ज़्यादा जो रेजोल्यूशंस करते हैं हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशंस ही करते हैं। ठीक है, जो आगे मैकेनिक्स में हम सवाल लगाएंगे रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन
से ही लगाएंगे, ठीक है। जब हमें रिजल्टेंट निकालना होता है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस का, जब किसी बॉडी पर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस लग रही होती, समतलीय संगामी बल लग रहे होते हैं, तो उनका जब हमें परिणामी निकालना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशंस का सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अभी हमने बताया था कि आर फोर्स को दो दिशाओं में परस्पर, एक ये वाली दिशा और एक ये वाली दिशा, मान ली ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, दोनों के बीच का अगर एंगल आप देखो तो ये 90 डिग्री है, ठीक। तो इसे मान लिया P और इसे मान लिया Q, अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। मैंने बताया था कि कोई R फोर्स है, इसे आपने एक एक्स एक्सिस में तोड़ लिया, एक वाई एक्सिस में तोड़ लिया, ठीक। दोनों की 90 डिग्री का एंगल है परस्पर, ठीक है। अगर इसे आप ऐसे करके बना लो तो ये बन गया एक आयत, इसका पॉइंट्स दे दिए OACB, ठीक है। तो अब इसमें हमने फॉर्मूले लगा लिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के, कॉस अल्फा बराबर OA/OC। OA किसे रिप्रेजेंट कर रही है, OA P बल को कर रही है, और OC किसे कर रही है, R को, ठीक है। तो P/R हो गया, ठीक। OA किसे रिप्रेजेंट कर रही है, R को, ये किसे कर रही है, सॉरी OC R को कर रही है और OA P को कर रही है, ठीक। और साइन अल्फा बराबर हो गया AC/OC, ठीक है। तो AC क्या है, AC भी, तो जब ये Q है तो ये भी Q होगी, तो AC हो गई Q, तो AC/OC बराबर Q/R, तो P बराबर R cos अल्फा, Q बराबर R sin अल्फा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर कि एक फोर्स को आपने जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व किया, दो परस्पर लंबवत दिशाओं में जब तोड़ा, तो उसके कंपोनेंट क्या है, एक आया कॉस अल्फा में, एक आया साइन अल्फा में, ठीक है। जब भी आप सवाल लगाओगे तो इसकी ट्रिक है, ठीक। आपको कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट कौन सा लेना है या साइन अल्फा वाला कंपोनेंट, क्योंकि बार बार आप फार्मूला तो लगाओगे नहीं इतना लंबा। तो उसका तरीका ये है, मान लो ये फोर्स थी आर को ऐसे रखा है हमने, ठीक है। आप जब एंगल का इस्तेमाल करते हुए कंपोनेंट निकाल रहे हो, एंगल का इस्तेमाल करते हुए निकाल लो, जैसे आप इधर जा रहे हो एक्स एक्सिस में और इन्हीं दोनों के बीच में एंगल है अल्फ़ा, ठीक है। तो हमेशा कॉस का कोसाइन लोगे, कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। P बराबर R cos अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ अगर जाओगे आप, ठीक है, यहाँ अगर जाओगे आप P को बोल सकते हो ना, ये जो कंपोनेंट आया है ये क्या आया है, R cos अल्फ़ा, ठीक है। और ये कितना आया, R sin अल्फ़ा Q, ठीक है। और जब आप एंगल से दूर जाते हो, एंगल से दूर जाते हो, ठीक है, तो वो साइन अल्फ़ा में आता है। बस ये ट्रिक है, जब एंगल के पास आते हो कोसाइन अल्फ़ा, दूर जाते हो साइन अल्फ़ा, ठीक है। किसी तरीके से समझ लो, अगर आप जब एंगल का इस्तेमाल, जैसे आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो और एक्स एक्सिस और आपकी फोर्स के बीच में ही एंगल है अल्फ़ा, तो जब आप उसका इस्तेमाल करते हुए जाओगे तो कोसाइन आएगा, और उससे दूर जाओगे तो साइन अल्फ़ा, ठीक। तो इस तरीके से हम लगाते हैं एंगल। आपकी बुक्स में हो सकता है ये हुआ हो तो उसमें थीटा ले लिया हो, तो उससे परेशान मत होना, ये आपके मानने के ऊपर है। मैंने अल्फ़ा माना है, आप थीटा मान के कर लो ये सब, ठीक है। तो ये था रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, बल का वियोजन, ठीक है। इसके ये जो होते हैं ये रिजॉल्व पार्ट्स कराते हैं, जो P और Q जो पहले हमने निकाले थे, P और Q की वैल्यू निकाली, R cos अल्फा, R sin अल्फा, ये रिजॉल्व पार्ट्स हैं। जो पहले हम निकाले थे उन्हें हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। अब अगर हम देखें तो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस एंड देयर रिजल्टेंट, मतलब समतलीय संगामी बलों का वियोजन तथा उनका परिणामी। हमें समतलीय संगामी बल जो हैं उनका वियोजन करना है, ठीक है, और उनका परिणामी निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, हमने माना कि एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, एक फोर्स लग रहा है F3, एक फोर्स लग रहा है F4, ठीक है। F1 हमने मान लिया कितने एंगल पे लग रहा है, अल्फ़ा 1, एक्स एक्सिस से अल्फ़ा 1 एंगल पे F1 लग रहा है, ठीक है। F2 हमने मान लिया एक्स एक्सिस से अल्फ़ा 2 एंगल पे लग रहा है, ठीक है। ये देखो अल्फ़ा 2 पे F2 लग रहा है, ठीक है। और F3 लग रहा है अल्फ़ा 3 एंगल पे, और F4 लग रहा है अल्फ़ा 4, किससे, सब सारे माने एक्स एक्सिस से, ठीक है, कि एक्स एक्सिस से सब इतने इतने एंगल पे लग रहा है, ठीक है। तो अब इसका हमें यहाँ हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने से पहले हमें हर फोर्स का पहले वियोजन करना होगा, ठीक है, दो दिशाओं में, दो लंबवत दिशाओं में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है। जब हम हर फोर्स का वियोजन कर लेंगे, फिर
उसके आगे देखिए, पहले हम इसका वियोजन करते हैं एक एक स्टेप बाय। जैसे F1 है, ठीक, F1 का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या आएगा, अगर आप देखो ऐसे जब हम जाएंगे एंगल का इस्तेमाल करते हुए, तो ये आएगा F1 cos α1, और F1 का वाई एक्सिस में कितना आएगा, F1 sin α1, ठीक है, F1 sin α1। ऐसे ही अब F2 को देखो, F2 का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना आएगा, रिजॉल्व पार्ट कितना आएगा, F2 cos α2, भाई F2 cos α2, α2 एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस और F2 के बीच में, जब एंगल का इस्तेमाल करते हुए आओगे तो F2 cos α2, और जब आप वाई एक्सिस पे जाओगे, ठीक है, एंगल से दूर जाओगे, ठीक है, तो F2 sin α2, ठीक। इसी तरीके से F3 का कितना आएगा, ये F3 है, ये F3 है, पूरा घुमा के इस एक्सिस पे लेके आओ तो ये कितना आएगा, ये भी इसी दिशा में आएगा, F3 sin α3, ठीक है। ऐसे ही सॉरी F3 cos α3, F3 cos α3, ठीक है। F3 cos α3, ऐसे ही जब आप इधर जाओगे तो ये हो जाएगा F3 sin α3, ठीक है। ऐसे ही जब आप F4 लाओगे तो F4 sin α4 आएगा, इधर आएगा F4 cos α4, ठीक है। एक्स एक्सिस में आ गए, वाई एक्सिस में आ गए, ठीक। अब आप क्या करोगे, परिणामी निकालने के लिए सबसे पहले ये जितने भी आए हैं, जितने भी ये आए हैं रिजॉल्व पार्ट्स इधर और इधर, इन सब का एल्जेब्रिक सम निकालोगे। एल्जेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग या बीजगणितीय जोड़, ठीक है। तो एक्स दिशा में लगने वाले जितने भी, अब एक्स दिशा में कितने बल लग रहे हैं, F1 cos α1, F2 cos α2, F3 cos α3, जितने भी वियोजित भाग हैं, वियोजित बल हैं, इनका कितना हो जाएगा, मान लिया इन सब का जोड़ है सिग्मा fx, तो कितना हो जाएगा F1 cos α1, F2 cos α2, F3 cos α3, F4 cos α4, सबको जोड़ दिया आपस में, ठीक है। सब एक ही दिशा में लग रहे हैं, देखो ये इधर सब इस तरफ लग रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो सब जुड़ जाएंगे, F1 cos α1, F2 cos α2, F3 cos α3, F4 cos α4, इसे मान लिया समेशन ऑफ fx, ये हमने मान लिया, ठीक। ऐसे ही यहाँ वाई एक्सिस में सब ऊपर की ओर लग रहे हैं सारे बल, ठीक, सबकी दिशा सेम है, तो ये सब जुड़ जाएंगे। तो इसे मान लिया समेशन ऑफ f, इनका बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा, F1 sin α1, F2 sin α2, F3 sin α3, F4 sin α4, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, कि अब जितने भी फोर्स इधर लग रहे थे एक्स दिशा में, ठीक है, उसका मान कितना मान लिया था टोटल fx, ठीक, और जितने भी वाई दिशा में लग रहे थे उसका मान लिया fi, ठीक है। तो अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है ना, हमने माना कि इसका रिजल्टेंट कितना है r रिजल्टेंट माना जो इससे कितना एंगल बना रहा है अल्फ़ा, जो इससे कितना एंगल बना रहा है अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें एक ट्रिक है r निकालने की, सिग्मा fx स्क्वायर प्लस सिग्मा fy स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, आपको ध्यान होगा जब दो फोर्सेस लगती थी P और Q और ये R, ठीक है, P और Q और R, इनके बीच में एंगल होता था थीटा, ठीक है, और R बनाता था अल्फ़ा एंगल, मतलब एंगल तो आप कुछ भी मान सकते हो, हमने ऐसे मान के किया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम R का फॉर्मूला क्या आता था, R बराबर √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, दोनों बलों के बीच का एंगल 2PQ cos थीटा, ठीक है। जब किसी बॉडी के, किसी पिंड के किसी बिंदु पर दो समतलीय संगामी बल लगते थे, ठीक है, अभी भी तो ये सारे बल समतलीय संगामी बल थे, ठीक है। अब हमने सबका जोड़ एक, ये मान लिया नेट जोड़ इधर आया fx और नेट जोड़ इधर fy, ठीक है। तो इधर, तो अब इसे हमने इस तरीके से अगर लिख दिया, ये सिग्मा fx, ये r और ये सिग्मा fy, ठीक है। तो अब हम r निकालना चाहें तो ये हो जाएगा सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर प्लस 2
सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ वाई कॉस थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता है दोनों दिशाएं जो हैं वो परस्पर लंबवत हैं, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों दिशाओं के बीच में एंगल कितना है, एक्स एक्सिस वाई 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कर दो। ठीक है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करोगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए ये टर्म सिर्फ बचेगा अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आर, तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब सोचो किसी भी बॉडी के किसी पॉइंट पर, ठीक है, कई समतलीय संगामी बल लग रहे होते। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, इस पर 4 बल लग रहे हैं, समतलीय संगामी बल लग रहे हैं, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना था। तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए सारे जितने परिणामी निकालने जितने भी बल लग रहे हैं उनका पहले हम वियोजित भाग निकाल लेंगे, दो दिशाओं में, परस्पर लंबवत दिशाओं में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ठीक है, एक एक्सिस एक्स मान ली, एक वाई एक्सिस मान ली। F1 का निकाला, F2 का निकाला, F3 F4 सारे निकाल लिए, इधर भी सारे निकाल लिए, सबका बीजगणितीय जोड़ निकाल लिया। ठीक है, बीजगणितीय योग निकालने के बाद एफ एक्स एफ वाई जब हम इसका अंडर रूट करके स्क्वायरिंग कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा। कैसे, वो सिद्ध कर दिया, वो इस तरीके से फार्मूला बनेगा। ठीक, अब दूसरी बात, दिशा निकालने के लिए हमने माना ये जो फोर्सेस थी P और Q, सॉरी हाँ P और Q, R माना अल्फ़ा एंगल बना रहा है। ठीक है, जब अल्फ़ा एंगल R बनाता था, ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, tan अल्फ़ा बराबर क्या फार्मूला होता था, Q साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता था, इन दोनों के बीच का, थीटा, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर Q साइन 90 अपॉन P प्लस Q कॉस 90। ठीक है, तो ये हो गया Q अपॉन P प्लस कॉस 90 होता है 0, तो Q अपॉन P बन जाएगा tan अल्फ़ा बराबर। ठीक है, अब अगर ऐसे ही हमने क्या माना था, इधर सिग्मा एफ एक्स लग रहा है और सिग्मा एफ वाई लग रहा है। ठीक है, इनका परिणामी R है, 90 डिग्री में हैं दोनों। ठीक, ये एंगल मान लिया कि अल्फ़ा बना रहा है सिग्मा एफ एक्स R से, तो फिर क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा बराबर सेम ऐसे ही हो जाएगा, ये Q था, इधर एफ वाई है, तो सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस हम निकालते थे ना, ये फार्मूला, उसी तरीके से ये फार्मूला आया। ठीक है, यहाँ पे Q की जगह एफ वाई है और P की जगह एफ एक्स है, तो ये फार्मूला बन जाएगा tan अल्फ़ा बराबर सिग्मा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम अगर किसी पिंड के किसी बिंदु पर अनेक कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, समतलीय संगामी अनेक बल लग रहे हों, तो उनका हम परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम रिजोल्यूशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इनका हम परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उनका हम परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, एक पॉइंट है समझने वाला कि किसी दिशा में सभी बलों के वियोजित भागों का बीजगणितीय जोड़ उसी दिशा में परिणामी का वियोजित भाग के बराबर होता है। ठीक है, इसे कैसे समझे भाई, ये R हम मान रहे थे कि ये जो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई है, इनका परिणामी है R है, तो R के वियोजित भाग सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई कहला सकते हैं। और सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई क्या हैं, सिग्मा एफ एक्स एक दिशा में सारे जितने भी वियोजित भाग हैं उनका बीजगणितीय योग है या जोड़ है। ठीक है, वो किसके बराबर हो रहा है, रिजल्टेंट के वियोजित भाग के। रिजल्टेंट का वियोजित भाग कितना है, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इस चीज़ पे हम एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें
ये जो एंगल्स थे, इन्हें एंगल्स मान लिया कि ये फोर्स लगाए थे 240 न्यूटन का 30 डिग्री पे लग रहा है, 100 न्यूटन का हमने मान लिया 140 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। 130 न्यूटन की फोर्स मान ली 245 डिग्री पे लग रहा है, और ये 70 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही 340 डिग्री पे, मतलब अलग अलग एंगल पे अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं। तो इसका आपको परिणाम ही निकालना है। फिर वैसे ही पहले आप सिग्मा एफ एक्स निकालो, फिर सिग्मा एफ वाई निकालो। सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए पहले इधर जितने भी इधर फोर्सेस आएंगे एक्स एक्सिस में, उन्हें आप जोड़ दोगे एक दिशा में, एक्स दिशा में। इसका आया 240 कॉस 30, ठीक है। 240 कॉस 30 इधर आ जाएगा, 240 कॉस 30, ठीक है। ऐसे ही 100 का कितना आ जाएगा, 100 कॉस, 100 और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है 140, तो 100 कॉस 140। इसी तरीके से 130 कॉस, 130 को आप घुमा के पूरा इस एक्सिस पे लेके आ रहे हो, ठीक है। तो कितना एंगल है 130 और एक्स एक्सिस के बीच में 245, तो 130 कॉस 245, ठीक है। ऐसे ही 70 कॉस 340, 70 ये है, 70 और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल 340, इसे पूरा आप एक्स एक्सिस में लेके आ रहे हो घुमा के, कितना है 70 कॉस 340, ठीक। सबकी वैल्यू रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से साइन में कर लोगे, साइन में सबको हो जाएंगे 240 साइन 30, 100 साइन 140, 130 साइन 245, 70 साइन 340। सॉल्व करोगे एफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए सॉल्व नहीं करवाया है, ठीक है। इसे थोड़ा डायरेक्टली कर लिया समझाने के लिए, ठीक है। और वीडियोस में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे भी, ठीक है। बस आसान है, इसे आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आर कैसे निकालोगे, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर, जोड़ोगे आर आ जाएगा परिणामी, ठीक है। और झुकाव निकालना तो अल्फ़ा झुकाव अगर मान लिया हमने, ठीक है, तो tan अल्फ़ा बराबर सिग्मा एफ वाई अपॉन एफ एक्स, तो इसका एंगल भी आ जाएगा। इस तरीके से आप ये कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस लग रही, समतली संगामी बल लग रहे थे, ठीक है, 4 लग रहे थे, चारों का आपने परिणाम ही निकाल लिया इस तरीके से, ठीक है। और जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस होता था उसमें आप सिर्फ दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आप 2 से अधिक फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब यही सवाल को अगर एंगल्स इस तरीके से दिए हुए हैं, सारे पूरे एक एक्सिस से दिए हुए हैं, अगर ये दूसरे तरीके से दिए होते, कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे देखो, सेम सवाल है, ठीक, लेकिन एंगल देखो यहाँ से 20 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 50 डिग्री, यहाँ से 65 डिग्री। अब ये कैसे सॉल्व होगा, अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो अब ये 240 एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, इसका कंपोनेंट ले लो, यहाँ बनेगा 240 कॉस 30 डिग्री, ठीक। और 240 का इस एक्स एक्सिस पे आपने लिया तो बनेगा 240 साइन 30, ठीक है। अब ऐसे ही अब ये 100 है, ठीक, 100। अब इस एक्स पे आपको जाना है तो 100 का कितना बनना चाहिए। बहुत से लोगों के दिमाग में आ सकता है कि वाई एक्सिस में जा रहे हैं तो बनना चाहिए साइन, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बताया है ना, जब एंगल का इस्तेमाल करते हुए आप उसी एक्स पे जा रहे होते हो जिस अक्ष से वो एंगल वो फोर्स बना रही होती है, तो कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस, तो यहाँ आएगा 100 कॉस 50, ठीक है। आप वाई एक्सिस पे लेके जा रहे हो और वाई एक्सिस से ही वो बल कितना बना रहा है 50 डिग्री, तो जब आप यहाँ लेके जाओगे तो ये जो कंपोनेंट मिलेगा आपको कॉस में मिलेगा। ये आप इधर भी देख सकते हो, ये अक्ष थी, जब आप इस फोर्स को इस अक्ष पे ला रहे थे, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री था, तो आप कॉस का कंपोनेंट ला रहे हो। जब इससे दूर जा रहे हो तो साइन का कंपोनेंट है। वही चीज़ इधर है, इधर आप इस अक्ष पे ला रहे हो इस एंगल का इस्तेमाल करते हुए, तो ये कॉस का कंपोनेंट। जब आप फिर इसे दूसरी अक्ष पे लेके जाओगे तो यहाँ कंपोनेंट बनेगा 100 साइन 50, ठीक है। अब इधर देख लो, ये 130 है, ये कितना बना रहा है 65, ये अक्ष से 65 एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट है, इसे जब आप इधर लेके जाओगे, ठीक है, ये फोर्स है, इसका यहाँ रिजॉल्व पार्ट निकालोगे जब आप, तो अब आप इस एंगल का इस्तेमाल करते हुए इस अक्ष पे जा रहे हो जिसके बीच में वो एंगल है, ठीक है। फोर्स और अक्ष के बीच में एंगल है, ठीक है। जब आप एंगल का इस्तेमाल करते हुए जाते हो तो कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस का, ठीक है। तो कितना 130 कॉस 65, ठीक है, 130 कॉस 65, ठीक।
उसके बाद अब इधर देख लो 130 cos 65, और जब एंगल से दूर जाते हो तो ये आ जाएगा इधर 130 sin 65। ठीक है, अब ये लास्ट बची 70। ठीक है, हम दोनों परस्पर दिशाओं में पहले वियोजित भाग निकालेंगे। ठीक है, तभी हम वो निकाल पाएंगे बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग निकालने के बाद हम रिजल्टेंट निकाल पाएंगे, परिणामी बल। तो इसलिए अब ये खाली ये वाला 70 न्यूटन का फोर्स बचा जिसका हमने वियोजित भाग नहीं निकाला, रिजॉल्व पार्ट नहीं। अब 70 को देखो, 70 को आप जब यहाँ लेके जाओगे एंगल का इस्तेमाल करते हुए, 20 डिग्री एंगल का इस्तेमाल करते हुए, तो ये जो आएगा ये आएगा 70 cos 20 डिग्री। और जब आप एंगल से दूर जाओगे, जो इधर आएगा, तो ये आएगा 70 sin 20 डिग्री। ठीक, तो सारे फोर्सेस आपको मिल गए एक्स और वाई दिशा में है। अब एक्स दिशा में और वाई दिशा में सबका बीजगणितीय योग निकाल लो। अब सबसे पहले देखो एक्स दिशा में, देखो एक्स में कौन सा लग रहा है, 240 cos 30। ठीक है, तो अब एक दिशा को आप पॉजिटिव ले लो एक्स में, मान लो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, ये साइन है, इसे आपने पॉजिटिव ले लिया, और जब ऐसा है फोर्स का साइन, इसे नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो 240 cos 30 कितना है, पॉजिटिव ले लिया आपने। ठीक है, उसके बाद इधर कितनी लग रही है, 70 cos 20 और लग रही है, 70 cos 20 भी आप जोड़ दोगे इसमें। और इसी अक्ष पे देखो, एक्स एक्सिस में एक लग रही है 130 cos 65 और दूसरी लग रही है 100 sin 50। ठीक, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए दोनों का साइन आप माइनस ले लोगे। ठीक है, इन सबको आप जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद एफ निकल के आएगा। ऐसे ही वाई में देख लो, वाई में ऊपर जाने वाली दिशा हमने पॉजिटिव ले ली, जब वाई एक्सिस में ऊपर फोर्स का निशान इस तरीके से है तो पॉजिटिव ले लिया, फोर्स ऐसे आ रही है तो नेगेटिव ले लिया। तो ऊपर जाने वाली जितनी 240 sin 30 है और 100 cos 50 है, तो दोनों को जोड़ दिया। और नीचे जाने वाली कौन सी है, 70 sin 20 और 130 sin 65, इन दोनों को घटा दिया। ठीक है, तो एफ एक्स और एफ वाई निकल के आ गए। अगर आप पीछे वाला सवाल जो अभी हमने कराया था, इसमें एफ एक्स और एफ वाई निकल के आया तो ये भी 142 और ये निकला था 23 एफ वाई निकल के आया है, यहाँ कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट। यहाँ जो निकल के आएगा ये भी 42.82 निकल के आ रहा है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से सेम आएगा क्योंकि क्वेश्चन सेम है। ठीक है, एंगल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से दे रखे हैं। ठीक है, तो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, एफ एक्स एफ वाई का जब आर निकालोगे तो आर इस तरीके से आप निकाल लोगे, अल्फ़ा इस तरीके से निकाल लोगे, तो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मतलब एक तरीका तो ये है। ठीक है, जब आपको ऐसा एंगल दिए तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, वरना फिर आप सारे एंगल फाइंड आउट करो। जैसे इसमें एंगल हमें पहले से पता थे, इस वाले केस में पहले से पता थे, एक्स एक्स से एक ही अक्ष से सारे एंगल दिए हुए थे। ठीक है, एक ही अक्ष से सारे एंगल दिए हुए थे, इस वाले अक्ष से, इधर से और इस राइट हैंड साइड से, तो आपने निकाल लिए थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप उस तरीके से करोगे जैसा अभी आपको बताया है। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।